हेलो एंड वेलकम। तो जैसे कि कल आपको दीक्षांत सर ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सर ने बताया था कि हिमाचल का जो पेपर है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। तो सर ने उसमें वादा किया था कि हम आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो देंगे कि आने वाले समय में आपने क्या करना है। तो जैसे कि उसमें अभी उन्होंने कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी है, तो अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो जैसे अभी नोटिफिकेशन आई है मई में, और 14 जून तक 6वें महीने तक उसकी डेट जो एप्लीकेशन जो है वो खुली हुई है। तो हिसाब लगाओ कि जून, जुलाई, अगस्त, मोटा मोटा जाके सितंबर में ये आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा कमीशन के द्वारा। तो अगर आप ये देखते हो कि आपके पास 4 महीने का समय है अभी भी, तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो कुछ समय है, उसमें आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कर सकते हो, और क्या आपकी बेसिक स्ट्रेटजी हो सकती है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी प्रिपरेशन के प्रति। तो यार, अगर हम बेसिक सी बात करें तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि हम किस लेवल के एस्पिरेंट हैं या हम किस लेवल पे खड़े हैं आज के टाइम अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो यार, अगर हम इस चीज़ को डिवाइड करें, तो हम इस चीज़ को बेसिक से डिवाइड करें, तो हम ये देखते हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स ये हैं जो एस्पिरेंट्स ने फर्स्ट टाइम अभी अटेम्प्ट देना है। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देना है, जिन्होंने भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी कुछ 6-7 महीने या 1-1.25 साल पहले। देखो यार, अगर तो आप वो एस्पिरेंट हो कि जिसने अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी 2 महीने या 3 महीने पहले, और वो ये सोच के बैठे हैं कि यार हमने प्रिपरेशन कर लिया 3 महीने पहले और अब हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, तो सर मैं आपकी यही मिसकंसेप्शन तोड़ दूं कि आपका वो आइडिया ही बिल्कुल गलत है। कि आपने 3 महीने से प्रिपरेशन करी है, 3 महीने में आप ये सोच रहे हो कि हम यार पेपर क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं, तो हम क्या 5-6 महीने में ऐसी तैयारी कर लेंगे कि हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा। तो पॉसिबली प्रीलिम्स हो सकता है, पर मेंस का क्या है ना, कि आपने प्रीलिम्स दे लिया, प्रीलिम्स क्रैक हो गया, फिर प्रीलिम्स क्रैक होने के बाद सोचोगे कि अब क्या करें, कि मेंस भी क्रैक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। तो मैं यहीं पे आपकी मिसकंसेप्शन तोड़ देता हूं, आपका जो विचार है उसको तोड़ देता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप 2 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन करके ये सोच के बैठे हैं कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, तो सर आप एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उन एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देना है और सीरियसली प्रिपेयर किया है 1-1.25 साल। क्योंकि सर, आपका ये जो प्रिपरेशन है, चाहे यूपीएससी का प्रिपरेशन हो, चाहे हिमाचल का प्रिपरेशन हो, या किसी भी कंसर्न्ड स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट सर्विस ऐसी नहीं है कि जो इतना हलवा पेपर डालती है, समझते हैं ना, हलवा पेपर डालती है कि आपका आने वाले या 2-3 महीने के प्रिपरेशन से वो एग्जाम क्लियर हो जाए। सर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एग्जाम सीरियसली 1-1.5 साल की प्रिपरेशन डिमांड करता है। हमारे पास जो पिछला बैच बना था, उस बैच में हमने पूरे के पूरे 10-11 महीने क्लासेस चलाई हैं। अभी उनका सी सेट का बैच कंटिन्यूड और रनिंग है। समझ रहे हैं आप कि जीएस के अलावा कंटिन्यूड एंड रनिंग उनका सी सेट का बैच है। तो उस बैच को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है आपको इस प्रिपरेशन में। तो 3 महीने की अगर प्रिपरेशन है या 4 महीने की प्रिपरेशन है, इनको मिला के आपकी 6 महीने की प्रिपरेशन हो जाएगी। उससे एग्जाम क्लियर करना, प्रीलिम्स पॉसिबली, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबली आपको लगे कि शायद क्लियर हो जाए और हो भी जाए, बट व्हाट अबाउट योर मेंस, तो वो पॉसिबली नहीं है। तो उन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है, सीरियसली प्रिपेयर किया है और बड़े ही सीरियस हैं अपने गोल को लेके। मैं ड्रीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपका गोल शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि हमने एक्चुअली में उसको अचीव करना है। एक तो वो एस्पिरेंट हो गए। सेकेंड टाइप ऑफ एस्पिरेंट वो होते हैं कि जिन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स दिया था और उनका क्रैक नहीं हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स हो गए कि जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था, उनका क्रैक नहीं हुआ। थर्ड टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स हो गए कि जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था, उनका प्रीलिम्स क्रैक हो गया, या तो उन्होंने मेंस दिया या फिर वो इंटरव्यू तक पहुंचे। तो हम इनको समझते हैं, एक ही लेवल पे देख के बात करते हैं कि आपने मेंस भी दिया, और कुछ उसमें से ऑब्वियसली हो सकता है कि मेंस क्रैक कर जाए, इंटरव्यू कॉल आए, और कुछ को इंटरव्यू कॉल ना आई हो। कि जैसे अभी आपने देखा कि अभी एचएएस का रिजल्ट आया है, तो कुछ एस्पिरेंट्स हमारे साथ भी जुड़े हुए थे। तो आपको जानते ही होंगे आप कि अराउंड 400 स्टूडेंट्स प्लस को मेंस की कॉल आई थी, और इंटरव्यू की कॉल कितने को आई है, अराउंड 44 को। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% भी एचएएस ने या कमीशन ने नहीं बुलाया जिन बच्चों ने मेंस दिया था इंटरव्यू के लिए। तो अब वहां पे भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग है
तो हम हर लेवल के एस्पिरेंट की या हर तरह के एस्पिरेंट की बात करेंगे आज की स्ट्रेटजी वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि सबकी स्ट्रेटजी कैसे थोड़ी सी अलग हो सकती है कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट। क्योंकि सर हर एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कोई दो आदमी कभी सेम नहीं होते, ना ही कभी दो एस्पिरेंट्स की जो प्रिपरेशन है या स्ट्रेटजी है वो कभी सेम हो सकती है। हर एस्पिरेंट के पॉजिटिव्स कुछ और होंगे, हर एस्पिरेंट का स्ट्रेंथ कुछ और होगा, हर एस्पिरेंट की वीकनेस कुछ और होगी। हमने उसी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस के ऊपर ये देखना है कि किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे देख सकते हैं कि हम अपना एग्जाम जो है उसको क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एस्पिरेंट को करना क्या है, क्योंकि कुछ समय जो है प्रीलिम्स में रह गया है। तो यार अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उन एस्पिरेंट्स की बात करें कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देना है, उन एस्पिरेंट्स की बात करें जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देना है, तो सर आपको पता होगा कि एक तो प्रीलिम्स होता है, एक मेंस है, ठीक है, और तीसरा हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल की। इंटरव्यू गाइडेंस की मैं बात नहीं करूंगा अभी, वो बात की बातें हैं। तो प्रीलिम्स में दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो प्रीलिम्स में आपका जनरल स्टडीज आता है, दूसरा आपका सी सेट आता है। तो अगर आप जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस किया, जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया, तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो एचपीजीके में से आपके हर साल सालाना 20 से 25 सवाल, दैट इज 20 to 25 क्वेश्चंस हर साल आपके एचपीजीके में से मोटे मोटे आ रहे हैं। अगर हम देखें करंट अफेयर्स को तो मोटे मोटे अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स के दे आर आस्किंग यू एवरी ईयर। तो बचता क्या है, 50 to 55 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के बचते हैं। अब सर आप ये देखो कि कैटेगराइजेशन देखो, 20 to 25 क्वेश्चंस। अगर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर मैंने ना एचपीजीके छोड़ दूं, क्या मेरा पेपर हो जाएगा? तो कैसे पॉसिबल है हो जाएगा सर? 20 to 25 क्वेश्चंस, और हम ये मानते हैं कि 20-25 क्वेश्चंस आपके सारे तो आपको आते नहीं होंगे, पर कुछ तो अटेम्प्ट करोगे ना यार। करंट अफेयर्स के बिना हो जाएगा? नहीं होगा। जीएस छोड़ दें हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमने हर चीज को एक एडिक्वेट वेटेज और एक एडिक्वेट टाइम देना है आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ प्रिपरेशन के तरीकों में। तो अगर हम जीएस के पेपर को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीएस में हम जो मेजर आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस या साइंस एंड टेक, इन चीज़ों की अगर हम फोकस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, कि क्या हमने इनके नोट्स बनाए हुए हैं। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, प्रीलिम्स हो जाए चाहे मेंस हो जाए, तो उसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्ट्रेटेजी की और नोट्स की। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर हमने प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, ये हमारी 10 किताबें हैं, कि पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए मैंने राजीव अहिर पढ़ी है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह या क्लास नोट्स पढ़ लिए, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की किताब पढ़ ली या फिर अपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, साइंस एंड टेक के लिए मैंने करंट अफेयर पढ़ लिए, बेसिक साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली। क्या इसमें से पेपर हो जाएगा? तो आप मेरे को खुद बताओ कि क्या जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप हर इस चीज को बार बार रिवाइज कर सकते हो? बड़ा डिफिकल्ट है ना यार, कि आप पॉलिटी की बुक उठाओगे, लक्ष्मीकांत उठाओगे, 600-700 पन्ने की किताब है, आप उसको दोबारा पढ़ने लग जाओगे। हर बार रिवाइज करना तो डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी और हर एस्पिरेंट के लिए। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है सर, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप 800 पन्ने की लक्ष्मीकांत को या 800 पन्ने की राजीव अहिर को बार बार रिवाइज करो। तो ये ह्यूमनली थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर एस्पिरेंट के लिए। तो करना क्या है, तो हमें समझने की यह जरूरत होती है कि प्रीलिम्स के लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड और कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड प्लान बनाना होता है। तो जब हम एक सेंट्रलाइज्ड नोट्स बनाते हैं जिसमें हमने सारे के सारे अपने जीएस के टॉपिक्स को कंसोलिडेट किया होता है। अब ये कंसोलिडेशन काफी नहीं है, ये सेंट्रलाइजेशन और कंसोलिडेशन काफी नहीं है। इस सेंट्रलाइजेशन और कंसोलिडेशन के साथ हमने क्या देखना है कि क्या जो आपके पीवाईक्यू के ट्रेंड्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या उनके साथ अलाइंड आपके नोट्स हैं? कि एचपीएस पूछ कुछ रहा है, स्टेट सर्विसेज आपसे पूछ कुछ और रही है, आप पढ़ी कुछ और जा रहे हो। वो आपसे फंडामेंटल्स पूछ रहे हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहे हैं, आप डाटा पे डाटा याद करी जा रहे हो। तो क्या कर लोगे सर आप? तो आपने ये देखना है कि क्या जो आप नोट्स बना रहे हो वो नोट्स अलाइंड भी हैं जो कमीशन पूछ रहा है, कि जो आपको एग्जाम में आ रहा है क्या उसके अनुसार या उसके अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट नोट्स हैं भी हैं या नहीं। तो हमें इन चीजों के ऊपर बड़ा बेसिक फोकस देके अपने नोट्स को कंसोलिडेट
करना पड़ेगा। अब आपके पास ये समय है जब आप नोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब नोट्स आपने कंसोलिडेट कर लिए, रिवाइज कैसे करोगे सर? रिवाइज करने के लिए स्टूडेंट्स अक्सर हमसे आके पूछते हैं कि सर हमने नोट्स रिवाइज करने हैं या हमने प्रिपरेशन करनी है, अब कितनी इसमें हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कितने हम इसमें टेस्ट दें, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या रहेगी? तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं आपको दो चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक होता है उसमें हमने PYQs को देखना होता है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। तो PYQ ट्रेंड्स को आपने एनालाइज किया जैसे मैंने आपको बताया भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख रहे हो। तो जब आप PYQ ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आप ये देखो कि सर ये क्वेश्चंस हमें किस तरह से अटेम्प्ट करने आने चाहिए। आप उनको बार बार करके देखो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ी, आपने PYQs कर लिया, आपकी हिस्ट्री खत्म होगी, या दोबारा PYQs करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को तो सारे आते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये ट्राई करके देखना कि आप आज PYQs करो हिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के जो आपको कंफर्टेबल है। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे, आप उनको चेक करोगे, आप उनके आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट टाइम रिवीजन के बाद आप जब सेम PYQs दोबारा पढ़ोगे या करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो क्वेश्चन आपने आज किया है वो हो जाए, पर कोई और क्वेश्चन में फंस जाओ। तो अगर 100 क्वेश्चन आप PYQs के अटेम्प्ट कर रहे हो सर, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 100 के 100 सही हो जाए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी ना। ठीक है, तो हमने पेपर में भी यही देखना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी, पर उस कुछ ना कुछ गड़बड़ को या जो प्रॉब्लम आएगी उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। रेक्टिफिकेशन ही तो मेन मेथड है, उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, एक तो PYQs हो गए, दूसरा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। तो अगर तो आपके पास कोई MCQ की बुकलेट है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। दूसरा, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब ये टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या रहता है सर? ये टेस्ट सीरीज का बेनिफिट रहता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक पूरे डिसिप्लिन के साथ हो सकती है विद प्रॉपर शेड्यूल। कि जैसे आपको पता है कि कल हमारा पॉलिटी का टेस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने पिछला पूरा हफ्ता पॉलिटी पढ़ा। 10 दिन बाद आपका साइंस का टेस्ट है, आप साइंस पढ़ोगे। 10 दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि बड़ी बेनिफिशियल रहती है आपके लिए आने वाले समय में। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज है, अवेलेबल है, लेनी है ले लो, नहीं तो आप किसी भी और इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको ये बोलना ही नहीं है कि हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, नहीं। आप हो जज, आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, आप जाओ एडमिन टीम से बात करो, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। नहीं तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है सर, आप उसमें भी एक्सेल कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो हम तो हैं ही सर, हम तो हैं ही आपकी मदद के लिए। पर आपका पर्पस क्या होना चाहिए? इस डिसिप्लिन को फॉलो करके क्वेश्चंस को चेक करना। अब टेस्ट कर लिया सर, अब क्या टेस्ट करके छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। टेस्ट करके क्या करना है वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपने टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब आप उस टेस्ट को चेक करोगे। ठीक है, अब जब उस टेस्ट को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे टेस्ट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमने पॉलिटी का टेस्ट सॉल्व किया या हमने बेसिक टेस्ट सॉल्व किया, तो जब हमने बेसिक टेस्ट सॉल्व किया तो उसमें हमने ये देखा कि पॉलिटी में यार मेरे ना पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में मेरा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मेरा बैंकिंग सिस्टम वाला टॉपिक गलत हो रहा है। तो मैंने मोटा मोटा अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये चीज़ें हैं जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या मैं लक्ष्मीकांत उठा के, अगर मैंने नोट्स बनाए हुए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बनाए हुए तो क्या मैं लक्ष्मीकांत उठा के जीरो से स्टार्ट करूंगा? नहीं सर, आप पार्लियामेंट वाली चीज़ सबसे पहले रिवाइज कर लो। आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट राजीव अहिर में सबसे पहले रिवाइज कर लो। आप इकोनॉमिक्स के अपने नोट्स उठाओ, उसमें से बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले रिवाइज कर लो। तो आप ये देख पा रहे हो कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपकी गड़बड़ हो रही है। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको वहीं पे आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये करोगे। तो ये तो आपकी जीएस की बात होगी। दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके एचपीजीके की। कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में आपके 20 से 25 क्वेश्चन एचपीजीके में से आ रहे हैं। अब सर स्टूडेंट्स आते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं, सबने करा हुआ है,
ठीक है, जो जो यूपीएससी की तैयारी में आता है मैक्सिमम, जो तो नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस रीजन का, पंजाब रीजन का, हरियाणा रीजन का, या हिमाचल रीजन का, या उत्तराखंड रीजन का, मतलब मोटा मोटा नॉर्थ रीजन का इस प्रिपरेशन में आता है, तो वो सभी जो होते हैं वो हिमाचल का पेपर जरूर देख के देखें, क्योंकि खुशकिस्मती से हिमाचल एक ऐसी सर्विसेज है जो सालाना पेपर कंडक्ट करती है, हर साल पेपर कंडक्ट करती है। बाकी आप देख लो अपने आसपास वाले स्टेट्स की क्या हालत है, कोई 4 साल में एक बार पेपर ले रहा है, कोई 5 साल में एक बार पेपर ले रहा है, कोई 3 साल में पेपर ले रहा है, ठीक है ना। तो आप उस खुशकिस्मत स्टेट से हो कि जो एटलीस्ट हर साल पेपर रेगुलर इंटरव्यू पे कंडक्ट, रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट कर रहा है। दूसरी बात, फेयर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हमें वेट नहीं करना है कि अगर 2023 में प्रो तो 2025 में होगा, 26 में होगा, 2023 में हो तो 24 में होगा। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्टेट के लिए। तो एचपीजीके के 20 से 25 सवाल आ रहे हैं। सर बलोखड़ा सबने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है ना, हमने बलोखड़ा पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, उस एस्पिरेंट ने भी पढ़ी है जो 4 साल पहले पेपर दे रहा था, उस एस्पिरेंट ने भी पढ़ी है जो 4 टाइम से पेपर दे रहा है। तो डिफरेंट क्या है सर, कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? क्या दोबारा बलोखड़ा पढ़ोगे? हमारे तो कानों को हाथ लग जाते थे बलोखड़ा पढ़ते हुए, आप दोबारा बलोखड़ा की किताब कैसे पढ़ोगे? तो यहां पे आते हैं अगेन वही चीज, जो नोट्स हैं। अगर तो सर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हुए या जीएस के या इसके, तो आपका ये हाई टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आपने हाईलाइट करके बलोखड़ा की किताब रखी हुई, नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक सेंट्रलाइज्ड नोट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, एचपीजीके के एक डेडिकेटेड नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं बनाए हुए या आपको लगता है कि डिफिकल्ट है आपको नोट्स बनाने, तो बहुत सारे आपको बलोखड़ा के नोट्स मिलेंगे, या फिर आप एचपीजीके की क्लासेस लगा सकते हैं। हमारी भी स्पेसिफिक एचपीजीके की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें मैम ने पूरे कंप्लीट डिटेल में एचपीजीके को कवर किया है, नोट्स भी दिए हैं। वो आप हमारे पोर्टल पे जा सकते हो या एडमिन टीम से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। बड़ी मिनिमल से चार्जेस हैं और वो आपको कंप्लीट 40 लेक्चर्स जो हैं, 40-45 लेक्चर जितने भी हैं एचपीजीके के कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स आपके सामने स्वयं अवेलेबल रहेंगे, तो वो आप एचपीजीके नोट्स में से उठा सकते हो। अब सर बात आती है तीसरी चीज, जो है करंट अफेयर्स। अब सर ऐसा नहीं है कि यहीं पे हम आपकी मदद छोड़ देंगे, बेबी मैं लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा, जो राज मल्होत्रा आईएएस आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके आने वाला है हिमाचल के एस्पिरेंट्स के लिए, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं। तो जैसे हमारे इस चैनल पे अभी कुछ दिन पहले ओशीन मैम की एक वीडियो भी थी, मैं राज सर ने साथ लाइव डिस्कशन करी थी, जिसमें मैम ने काफ़ी सारे डाउट्स भी लिए एस्पिरेंट्स के, जो डाउट्स हमारे पास आते थे। तो ओशीन मैम ने अपनी वीडियो में भी बताया है, और उनके चैनल पे अगर आप देखोगे तो उस वीडियो में भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स 1 साल के या 1.5 साल के मोर देन सफिशिएंट रहते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए। अब सर मुद्दा ये आता है कि क्या आप करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हो? क्या आपने खुद 1-1.5 साल से नोट्स बनाए हुए हैं? तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है हर एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर उठा के रोज नोट्स बनाना। तो बहुत सारी आपकी मंथली कंपाइलेशंस और ईयरली कंपाइलेशंस अवेलेबल होती हैं। तो आप उन मंथली कंपाइलेशंस और ईयरली कंपाइलेशंस को उठा सकते हो और ये देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, आप उनको उसी हिसाब से पढ़ सकते हो। आप उनको उसी हिसाब से पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है हिमाचल का, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ जो यूपीएससी का टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। उस पर हम रेगुलरली एवरीडे भी करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, जो फ्री रहते हैं सबके लिए। साथ ही साथ वीकली, मंथली, ईयरली सारे के सारे जो हैं हमने उसके ऊपर आउटराइटली शेयर किए हुए हैं एस्पिरेंट्स की कंप्लीट हेल्प के लिए। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी आपके सामने अवेलेबल हैं पूरे के पूरे। तो इस तरह आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है उसको कर सकते हो। अब आते हैं कि क्या हमारी जीएस की प्रिपरेशन यही खत्म होगी, एचपीजीके की प्रिपरेशन यही खत्म होगी? जवाब है नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने ध्यान में देनी है, वो है हिमाचल प्रदेश का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। नई सरकार बनी है, बजट थोड़ा सा डिफरेंट आया है, कुछ गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स लॉन्च की होंगी, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चीज़ें होंगी, तो आपको सर ये पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पूरा पढ़ोगे? बड़े सारे एस्पिरेंट होते हैं ना, वो पूरी की पूरी बजट डाउनलोड कर लेते हैं, पूरा इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर लेते हैं, पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या करोगे पढ़ के? पूरा पढ़ के क्या करोगे सर? कितना बेनिफिशियल होगा, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा।
समझ रहे हो आप? तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि कहां से आप इन चीजों को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपके लिए मैम इकोनॉमिक सर्वे और बजट की वीडियोस लेके आ रहे हैं, अभी भी चल रही हैं, आप देख सकते हो YouTube चैनल के ऊपर, आपको सारी मिल जाएंगी। उसके साथ मैम नोट्स भी दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ नहीं तो आप किसी और चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आप वहां से भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट को देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका टाइम सेव कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपके लिए इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। तो वो ये हो सकती है कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीटली फोकस कर सकते हो। कैसे? लेक्चर्स के थ्रू और साथ ही साथ अपना नोट्स के थ्रू जो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है जी। अब ये तो रहा जीएस का पार्ट उन बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स पहले दिया था पर वो फेल हो गए। अब उसमें सर उनको फेल होने में उन्होंने ये चेक किया होगा कि कहां पे वो लैग करें। वो चेंज नहीं है ना, आपके लिए भी प्रीलिम्स वही है, उनके लिए प्रीलिम्स वही है। आपका प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं हुआ, तो आपने क्या देखना है कि पिछली बार कहां लैग किया। क्या नोट्स नहीं थे? नोट्स नहीं थे तो अब तक आपने बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो सर प्रॉब्लम है। दूसरा कि क्या आपने प्रैक्टिस की? अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो अभी आपके पास 3 महीने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रीलिम्स के टेस्ट को प्रैक्टिस करो, बार बार चेक करो कि कहां पे मैं फॉल्टर कर रहा था और कहां मैं फॉल्टर आगे कर सकता हूं, उन सब चीजों को चेक करो। तो ये आपका प्लान रह सकता है। अब सर क्या यहां पे प्रीलिम्स खत्म हो गया? बच्चों को लगता हो गया, पर नहीं सर, यहां पे एक चीज मिस हो जाती है। ऑल्दो सीसेट में आपने क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं, सीसेट में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, पर क्वालिफाई तो करना है। हम जैसे यहाँ पे सीसेट बच्चों की क्लासेस लगाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर क्या जरूरत है, सीसेट कर लेंगे। तो फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि भैया ऐसा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हम हिमाचल में भी देखते हैं, हम यूपीएससी में भी देखते हैं, जो जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं पर सीसेट में अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यूपीएससी की। एक हमारा एस्पिरेंट था, हमारा स्टूडेंट था जो सीसेट को लाइटली लेता था। वो कहता कि सर मेरा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, मेरा सीसेट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं कर लूंगा। अब जीएस में तो यूपीएससी में 112 नंबर ले गया, सीसेट में बेचारे के अनफॉर्चुनेटली 56 मार्क्स आए, चाहिए कितने थे? 67 अप्रॉक्सीमेटली, रह गया ना, अगले साल का अटेम्प्ट देना पड़ा। और ये मैं कोई फिक्शनल नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, तो आप इसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आपने आने वाला जो आपका टाइम बचा है, जैसे आज आपके पास जो डेट है, अभी आपके पास 10 दिन पड़े हैं अपने हिमाचल की प्रिपरेशन के लिए, सॉरी मई के लिए। तो जो 10 दिन है मई के, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास होके चलेगा, तो हम सितंबर को छोड़ देते हैं अभी। तो ये जो आपके पास 3-3.5 महीने हैं, इसमें आपने यू हैव टू गिव एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 1 hour to CSET and then 5 to 6 hours to your GS prelims। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ दिन के 7 घंटे मांगे आपसे, ठीक है। और हिमाचल की एक खूबसूरत बात मुझे जो लगती है हिमाचल के एस्पिरेंट्स की, कि उनका दिन जल्दी चढ़ता है, ठीक है, कि उनकी रात भी जल्दी होती है, उनका दिन भी जल्दी चढ़ता है। तो सर दिन जल्दी चढ़ता है, सुबह सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए, सूरज देव को अर्घ चढ़ाया, है ना, जल चढ़ाया, और अपना तैयारी की तरफ कर चल पड़े, ठीक है। तो जल्दी जल्दी उठ के सीसेट को कर लिया, फिर हिमाचल की तरफ आपने अपने जीएस की तरफ फोकस किया। ये तो रहा प्रीलिम्स की बात। दूसरी अगर हम करते हैं मेंस की बात। अब सर अगर मेंस की चर्चा करें तो मेंस में मैं आपको ये बताता हूं कि मेंस के लिए हमने क्या कर सकते हैं। तो मेंस में भी अपने मोटी मोटी सर बात यही आती है कि मेंस के लिए क्या आपके नोट्स कंपाइल्ड हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि आप इस मिसकंसेप्शन में हो कि प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे, गलत है ना वो, कि प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन डिफिकल्ट होती है क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेड होता है। तो हमने क्या करना है मेंस की प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले तो आते हैं नोट्स, कि आप ये देखो कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा सा टॉपिक है, सोशल इश्यूज हैं, ये जो बेसिक से टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा सा एथिक्स एंड गवर्नेंस है, ये जो बेसिक से टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इनके आपके नोट्स तैयार हैं, सिनर्जाइज नोट्स आपके तैयार हैं, बेसिक नोट्स आपके तैयार हैं। अगर तैयार हैं बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करना है? फिर आपको
आंसर राइटिंग। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको पेपर में जाके बोलोगे सर मेरे पास नोट्स आने मुझे सब आता है, आंसर नहीं लिखा, बिना आंसर लिखे पेपर क्रैक नहीं होगा। तो आंसर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस ऐसा होता है कि एस्पिरेंट बिना आंसर लिखे क्रैक कर जाए कि उसने प्रैक्टिस कम की हो। तो अगर 14 एस्पिरेंट भी सिलेक्ट, जैसे 17 एस्पिरेंट सिलेक्ट हो, तो 17 एस्पिरेंट से आप बात करके देखो, 17 एस्पिरेंट्स में 17 के 17 ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस आंसर राइटिंग पे बेजोड़ मेहनत करी है। सर बिल्कुल तोड़ू मेहनत करनी पड़ती है आपको आंसर राइटिंग के ऊपर, तब जाके आपका पेपर क्रैक होता है ना। तो आप ये देखो कि आपने आंसर राइटिंग को कितना टाइम देना है। हमने 7 घंटे तो यहां पे दे दिए अपने सीसेट को। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, या मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव अराउंड 2 hours टू योर मेंस प्रिपरेशन। रिवाइज कर लो, आंसर लिख लो, रिवाइज कर लो, आंसर लिख लो। वो बना लो ना अपना टाइम टेबल बना लो कि जैसे मैं वीडियो बनाने भी आया हूं, तो मैं वीडियो बनाने के लिए अपने पास आपके लिए पूरा शेड्यूल या टाइम टेबल बना के लेके आया हूं कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स रहने चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो आप सर तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास भी एक डिटेल्ड टाइम टेबल होना ही चाहिए। तो आप ये देखो कि 2 hours यू कैन गो फॉर योर आंसर राइटिंग। तो इस तरह से आप मेंस का आंसर राइटिंग जो है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आपको जुलाई तक करो, नहीं, अभी मई चल रहा है, मई जून, ठीक है, तो मई और जून एंड तक आप इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो, या जुलाई मिड तक। अगर तो पेपर होता है सितंबर के लास्ट में, ठीक है, क्योंकि डेट अभी आई नहीं, सितंबर के लास्ट में पेपर होता है, तो आप ये हिसाब लगा सकते हो कि सितंबर लास्ट में अगर पेपर होता है तो आप जुलाई मिड तक या जुलाई एंड तक भी आप अपना मेंस के लिए 1 घंटा रोज का निकाल सकते हो। अगर नहीं, अगर पेपर जुलाई सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है या एंड ऑफ अगस्त में हो जाता है, तो आप जून एंड तक अपना मेंस के लिए दिन का 1 या 1.5 घंटा निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स के बाद एकदम दोबारा रीफ्रेम करो अपने आप को मेंस के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद लोगों को खुशी होती है कि क्रैक हो जाएगा, जिसको दुख होता है वो वैसे नहीं पढ़ पाता, जिसको खुशी होती है वो वैसे नहीं पढ़ पाता। तो एक तरफ तो एक्साइटमेंट हो जाती है, एक तरफ निराशा हो जाती है ना। तो क्योंकि मनोस्थिति ऐसी होती है हर एस्पिरेंट की, तो क्या करे, तो हमें ये देखना है कि हम अभी कितना टाइम दे सकते हैं डेडिकेटेडली अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अब मेंस में ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ जीएस हो गया या हिमाचल हो गया, मेंस में ऑप्शनल भी आता है। तो जो मेंस में ऑप्शनल आता है तो उसके लिए क्या किया जाए, ऑप्शनल के लिए रोज का 1 hour इज मोर देन सफिशिएंट। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 hour कम नहीं है, मैं बताता हूं कि कम कैसे नहीं है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी आपका ऑप्शनल है, कि फॉर एग्जांपल पीएसआईआर, वो मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा भी ऑप्शन वही था, और कुछ मेरे पास एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएसआईआर ऑप्शनल से तैयारी की हुई है, तो मैं उन्हीं का ऑप्शनल का बेटर बता पाऊंगा आपको, रादर देन कि मैं आपको कोई और ऑप्शन की एग्जांपल दूं। तो पीएसआईआर ऑप्शनल की अगर हम बात करें, तो मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे सारे के सारे पीएसआईआर के। अब आप स्टैटिक पोर्शन उठाओ, क्वेश्चंस फ्रेम कर लो, उन क्वेश्चंस का आप एक आंसर बना के रखो। अब आपने क्या करना है कि आपने इस 1 घंटे में 3 क्वेश्चंस उठाए या 2 क्वेश्चंस उठाए, उन 2-3 क्वेश्चंस का आपने आंसर प्रैक्टिस कर लिया। अब आपके पास रिवीजन इनफ है कि आपने ऑप्शन की जो प्रिपरेशन कर रही है, सर आपको आंसर ही तो मेन लिखना है। कि अगर हम यहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेंस से पहले अभी प्रीलिम्स से पहले थोड़ा सा, फिर प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा, प्रीलिम्स का तो बहुत ज्यादा, कम से कम आपको 1000 आंसर लिखना पड़ेगा, 1000 से 1500 क्यूमुलेटिवली, उससे ज्यादा भी लिखना पड़ सकता है मेंस तक पहुंचते पहुंचते। तो अगर आपने इतने आंसर प्रैक्टिस करे हैं, तो वो कैसे प्रैक्टिस करने हैं, रोज आप किताब उठाओगे, आप पढ़ने बैठ के पीएसआईआर में लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म तो सर 100 सदी पहले भी वही था, आज भी वही है। हाँ, कुछ डायनामिज्म आया है, कुछ चेंज आया है, पर क्या वो चेंज इतना चेंज है कि आने वाले 3 महीने में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा सर। तो क्या करें, आंसर लिखो, इसको फ्रेम कर लो, इसको फ्रेम करो, आंसर को फ्रेम करो कि सर ये हमारा क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो ये हमारा आंसर होगा एज इट इज, हम आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो है, ये आपका बेसिक सी तैयारी रह सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने या तो पिछले साल मेन अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली फेल किया, या जो पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। वो कैटेगरी है कि उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने लास्ट ईयर मेंस लिखा था या जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू फेस करी। 2 कैटेगरीज आ गई इसमें, या तो मेंस लिखा था या इंटरव्यू फेस करी। तो सर आपके लिए हमें क्या करना होता है कि डीमोटिवेटेड तो बहुत होते हैं एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दी, कि फॉर एग्जांपल 44 एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू कॉल आया,
17 सिलेक्ट हुए, बाकी डीमोटिवेटेड तो हुए होंगे, क्योंकि सर उम्मीद तो सबको होती है ना, आपने पेपर दिया, उम्मीद तो आपको होती ही होती है। तो क्या किया जाए? डीमोटिवेटेड सबसे पहले तो नहीं होना, सक्सेस की ओर बढ़ना है। उस सक्सेस को हमने देखने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आप प्रीलिम्स आपका हो गया, तो प्रीलिम्स आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है। जिनका मेंस इस बार नहीं हुआ था तो उनके लिए प्रीलिम्स थोड़ा सा कंफर्टेबल है। तो आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि प्रीलिम्स के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो प्रीलिम्स अगर आपका थोड़ा सॉर्टेड है तो उस प्रीलिम्स की सॉर्ट को आप बेटर कैसे कर सकते हो? तो आप अगेन यहां पे टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इतना भी हम लाइट नहीं ले सकते ना कि सर उसी दिन जाके हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना यार, है ना, करने से होगा ना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो आपको क्या करना है? आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगेन वही बात है, खुद कर लो या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए। डिसिप्लिन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप यहां पे इस चीज को देख सकते हो। अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट करो और वही इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करो। दूसरी चीज आती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार अनफॉर्चुनेटली मेंस को क्रैक नहीं किया। तो आप क्या करोगे? आप सर आपके नोट्स होंगे, बहुत बढ़िया बनाए होंगे आपने, जो कि आप मेंस तक पहुंचे, आपने मेंस लिखा, उन नोट्स को थोड़ा सा अपडेट करो और आंसर राइटिंग देखो। आंसर राइटिंग देखो आप में और जो पिछले एस्पिरेंट जिसकी हमने बात करी, वहां पे इन स्ट्रेटजीज का फर्क आएगा। अगर वो एस्पिरेंट 5 से 6 घंटे हर रोज प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहा है, तो आप आने वाले 1.5 महीने में आप क्या कर सकते हो? आप प्रीलिम्स की टाइम को 5 से 6 की बजाय 4 घंटे तक रिड्यूस कर सकते हो। आप इसको और ऑप्शनल को थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये चीज बहुत हद तक आपकी सॉर्टेड है। पर मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, लाइट नहीं लेना है। ये नहीं कह सकते कि सर अगर सितंबर में पेपर है तो सिर्फ अगस्त प्रीलिम्स करेंगे तब तक मेंस करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हम ये नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आप मेंस और ऑप्शनल को थोड़ा सा और डेडिकेटेडली टाइम अभी डिवोट कर सकते हो, 1 महीना एटलीस्ट, और सो दैट कि जब आप प्रीलिम्स के बाद जाओ मेंस के लिए तो आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल होगा रिवीजन के लिए। क्योंकि आप रिवीजन पे ही मेन रिलाई करोगे। आप कैसे कह सकते हो कि मैं बार बार जीरो से स्टार्ट करके फिर नोट्स बनाएंगे फिर आंसर लिखेंगे? वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो, बट स्टिल प्रीलिम्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये तो रहे पहले 2-2.5 महीने की बात। आखिरी 2 महीने में, आखिरी 1.5 to 2 मंथ्स में अब आपने क्या करना है? यू विल शिफ्ट कंप्लीटली टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आप रिवीजन की बात करोगे और अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रेटेजी रहेगा, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे डिमांड भी कर रहे थे कि सर अब 3 महीने हम करें क्या। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रेटेजी रहेगा। अब जो मैंने आपको पहले कहा था कि हम आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, तो आने वाले महीना जो जून का महीना है, वहां से लेके जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता, तो हम आपसे एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे या आपको बताएंगे कि क्या हम आपके लिए शेड्यूल लेके आ रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में किस तरह राज मल्होत्रा आईएएस आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आया है, जिसमें हम रोज आपकी मेजर टॉपिक्स की रिवीजन करवाएंगे वाया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम उनकी रिवीजन कराएंगे जब तक आपका प्रीलिम्स हो नहीं सकता जाता। ये कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव रहेगा जो हर एस्पिरेंट इसका लाभ उठा सकता है, और ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के सपने के लिए या फिर आप लोगों के गोल के लिए और हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए, और आप लोगों ने जो अपना गोल सेट किया है उसे अचीव करने के लिए। तो मेरा नाम है अनुज शर्मा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।